हाँ जी डियर व्यूवर, आज वीडियो का हमारे पास पार्ट 2 है क्लास 10th के लिए। चैप्टर हमने स्टार्ट किया था थर्ड, द मेकिंग ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड। और अभी तक हम इस चैप्टर के अंदर प्री मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में पढ़ चुके हैं कि प्री मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर किस तरीके से जो ग्लोबलाइजेशन है वो आया था और उसमें किस किस कंट्री के साथ कैसे जो ट्रेड है वो कनेक्टेड हुआ था। आज इसी चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है द प्री मॉडर्न वर्ल्ड, उसका सब पॉइंट पढ़ेंगे, सिल्क रूट लिंकिंग दी वर्ल्ड। अब इस पॉइंट के अंदर हमने बेसिकली ये पढ़ना है कि दुनिया के अलग अलग जो कॉन्टिनेंट्स है उनकी कनेक्टिविटी है जो वो किस रूट्स के जरिए होती थी, और उस रूट का नाम है हमारे पास सिल्क रूट। अब सिल्क रूट है क्या? देखो, सिल्क रूट एक नेटवर्क ऑफ रोड है। इसके अंदर कोई एक सिंगल रोड नहीं है, नेटवर्क है जिसमें काफी सारे रोड्स हैं, कुछ सी रूट्स भी हैं। इन सभी का एक मल्टीपल रूट है और ये जो रूट है वो एशिया को कनेक्ट करता है, दो कॉन्टिनेंट के साथ कनेक्ट करता है। एक तो ये कनेक्ट करता है इसको यूरोप के साथ, दूसरा इसकी जो कनेक्टिविटी है वो है नॉर्थ अफ्रीका के साथ। तो सिल्क रूट इज ए नेटवर्क ऑफ रोड और सी रूट्स विच कनेक्ट द एशिया टू यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका। इन नेटवर्क्स का नाम है हमारे पास सिल्क रूट। अब ये सिल्क रूट एग्जिस्ट कब हुए और इनका अभी 15th सेंचुरी के आसपास डिसअपियर भी हो गए ये रूट्स। ये रूट आज से लगभग 2000 साल पहले, ऑलमोस्ट जब हमारे पास क्रिश्चियन इरा था, फर्स्ट सेंचुरी की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय से ये रूट है वो हमारे पास एग्जिस्ट करते थे। और ये ऑलमोस्ट हमारे पास जो 15th सेंचुरी है उस समय तक इन रूट का इस्तेमाल किया जाता था डिफरेंट पर्पस के लिए। और ये रूट हैं हमारे को एशिया, यूरोप और नॉर्थ अफ्रीका जो ये कॉन्टिनेंट है इनके साथ इनकी कनेक्टिविटी है जो वो इन रूट्स के साथ थी, और इन रूट्स को हम बोलते हैं सिल्क रूट। तो अगर हम बात करें डेफिनेशंस की, तो डेफिनेशन क्या है हमारे पास? सिल्क रूट इज ए नेटवर्क ऑफ, अगर आप वहां पर रोड वर्ड यूज नहीं करना चाहते तो आप यहां पर वर्ड यूज कर सकते हो नेटवर्क ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी अमंग दी एशिया, नेक्स्ट यूरोप एंड नॉर्थ अफ्रीका फॉर द डिफरेंट पर्पस। अभी हम इसके पर्पस भी पढ़ेंगे कि इस रूट्स का इस्तेमाल किस चीज़ के लिए किया जाता था। और जो ये रूट्स हैं वो हमारे क्रिश्चियन ईरा से स्टार्ट हुए थे और 15th सेंचुरी तक आते आते जो ये रूट्स हैं वो डिसअपियर हो गए। और इसका हम नाम जो सिल्क रूट है वो इसलिए पड़ा है क्योंकि इसके अंदर सबसे ज़्यादा जो ट्रेड है वो होता था सिल्क का। और सिल्क है जो वो चाइना से ज़्यादा ट्रेड होता था, खास करके यूरोपियन कंट्रियों के साथ। और इसीलिए इस रूट्स का नाम है जो वो सिल्क रूट रखा गया। इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम सिल्क का ही ट्रेड करते थे। सिल्क के अलावा चाइना से बहुत सारी जो क्ले और पॉटरी के जो बर्तन वगैरह है इनका भी उस समय ट्रेड है जो काफ़ी अमाउंट में होता था। तो सिल्क का रूट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जो ट्रेड था कंपोजिशन के अंदर वो सिल्क का था, इसीलिए इस रूट्स का नाम रखा गया सिल्क रूट। और इसमें बार बार मैं एक बात रिपीट करता हूँ कि ये सिर्फ कोई एक रोड या कोई एक सिंगल रूट नहीं है, ये एक रोड्स का नेटवर्क है, मल्टीपल उसके अंदर रोड्स और रूट्स हैं जो अलग अलग इन तीनों कॉन्टिनेंट को आपस में कनेक्ट करते हैं। इसलिए इसको हम बोलते हैं नेटवर्क ऑफ रोड्स और सी रूट्स। तो ये था आपका टॉपिक सिल्क रूट। अब इसी पार्ट में से हमारे पास ये एक टॉपिक आता है कि सिल्क रूट के अंदर हम किस किस चीज़ का बेसिकली यूज करते थे सिल्क रूट का। तो सिल्क रूट के अंदर सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता था, जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि सबसे पहले तो हम इसका यूज़ करते थे मोस्टली ट्रेड के लिए। ट्रेड के अलावा कल्चरल एक्सचेंज। अब कल्चरल एक्सचेंज कैसे? जैसे सिल्क रूट से जो हमारे यहाँ से चाइनीज़ हैं ये बेसिकली
फॉलो करते हैं बुद्धिस्ट रिलीजन को, और बुद्धिस्ट रिलीजन के जो लोग हैं वो जाते थे यूरोप, वहाँ जाकर वो अपने रिलीजन को यहाँ पे प्रोपोगेंडा करते थे, और जो क्रिश्चियन लोग यहाँ पर आते थे वो चाइना के अंदर बुद्धिस्ट रिलीजन को प्रमोट करते थे। उनके साथ साथ उनकी जो फूड आइटम है खाने पीने की, तो वो भी चाइना से यूरोप जाने लगी, और यूरोप की फूड आइटम्स हैं जो वो चाइना आना स्टार्ट कर देती है, जिससे उनका जो कल्चर है वो एक्सचेंज होता है। इसके अलावा इनका एक यूज होता था स्पिरिचुअल। बहुत सारे जो बुद्धिस्ट मॉन्क हैं वो यूरोप के अंदर जाके अपनी स्पिरिचुअल जो फुलफिलमेंट है उसको पूरा करते थे, और जो बहुत सारे यूरोपियन जो प्रीचर्स हैं वो चाइना आके अपनी स्पिरिचुअल जो फुलफिलमेंट है उसको पूरा करते थे। तो इनका इस्तेमाल हम स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए भी करते थे, कल्चरल एक्सचेंज के लिए करते थे, और इसके अलावा हम इसका इस्तेमाल करते थे ट्रेड के लिए। अब इसी के साथ जो हमारी ईस्ट वाली कंट्रीज हैं और एक तरफ हमारे पास वेस्टर्न कंट्री है जिसके अंदर यूरोप है, तो ईस्ट वाली कंट्री से जो ट्रेड है वो वेस्ट की तरफ होता था, और वेस्ट से बहुत सारा जो गोल्ड है या जो हमारे पास सिल्वर है इसका ट्रांसफर होता था इन कंट्रियों में। तो जिससे धीरे धीरे चाइना और खास करके जो इंडिया है वो 13 और 14 सेंचुरी के आसपास इसका ट्रेड बढ़ने के साथ ही सिल्क रूट की वजह से, तो यहाँ पर बहुत सारा गोल्ड और सिल्वर का जो स्टॉक है वो ईस्ट वाली कंट्री में वेस्ट की तरफ से ट्रांसफर होना शुरू हो गया, क्योंकि ट्रेड जब डेवलप होता है तो ट्रेड से हमें गोल्ड या सिल्वर है जो वो ये लोग इस फॉर्म में अपनी जो पेमेंट है उसको पे करेंगे, तो जिससे ईस्टर्न कंट्रीज हैं वो धीरे धीरे अपना डेवलप करना स्टार्ट कर देती हैं। इसके बाद हमारे पास फर्स्ट पार्ट का जो 1.2 सब टॉपिक है उसका नाम है फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो। अब इसके अंदर हम ये देखेंगे कि जो ये सिल्क रूट्स हैं या एंशियंट टाइम के अंदर जो हमारा प्री मॉडर्न वर्ल्ड का टाइम पीरियड है 1000 एडी के आसपास का टाइम, तो उसी समय लोग ट्रैवल करते थे, लेकिन साथ साथ जो फूड आइटम्स हैं वो भी ट्रैवल करती थी। जैसे यूरोपियन लोग जो एशिया में घूमने के लिए आते थे या अपनी स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट के लिए आते थे, तो वो अपने साथ खाने पीने का बहुत सारा जो सामान है, जो उनकी फेवरेट्स आइटम्स हैं, जो उनको लगता था कि अदर कॉन्टिनेंट के अंदर शायद हमें नहीं मिलेंगी खाने के लिए, तो उन आइटम्स को वो अपने साथ लेके आते थे। जैसे हम भी किसी एरिया में सपोज करो कि हम साउथ की तरफ कहीं भी ट्रैवल करने के लिए जाते हैं, तो हमारी जो पर्टिकुलर खाने पीने की जो यहाँ की लोकल आइटम्स होती हैं उनको हम साथ में कैरी करके लेके जाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि शायद उस एरिया में ये खाने पीने के आइटम हमें शायद ना मिल पाए। तो इसी तरीके से जब हमारे पास प्री मॉडर्न टाइम था, तो उस समय जो भी हमारे पर यहाँ पर ट्रैवलर आते थे या जो हमारे उस समय प्रीचर्स आते थे या रिलीजियस गुरु आते थे, तो वो अपने साथ बहुत सारी खाने पीने की आइटम्स लेके आते थे। तो इंसानों के साथ साथ ट्रेडर्स के साथ साथ जो फूड है वो भी अलग अलग कॉन्टिनेंट के अंदर ट्रैवल कर रहा था। तो इसकी हमारे पास दो एग्जाम्पल है, एक तो हमारे पास है स्पेगेटी, एक इसके अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है पोटैटो। अब देखिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं चाइना से। चाइना में हमें एक चीज़ का सबसे ज़्यादा जो नॉलेज है फूड आइटम के अंदर वो है नूडल्स। अब ये माना जाता है कि जो नूडल्स हैं वो चाइना से ही वेस्टर्न कंट्री के अंदर ट्रैवल करके गई हैं, और जो नूडल्स है उसका ओरिजिन है जो वो चाइना से हुआ, और चाइना से जब यूरोपियन कंट्री से जब लोग चाइना आए, ट्रैवलर की फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो ट्रेडर की फॉर्म में भी आ सकते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए जब लोग आए तो उन्होंने यहाँ से नूडल्स की आइटम को देखा, और यहीं से वो नूडल है जो उसको वेस्टर्न कंट्रीज के अंदर लेके गए, और वहां जाके इसी नूडल को उन्होंने नाम दिया स्पैगेटी। तो वेस्टर्न कंट्री के अंदर जो नूडल है वो गया चाइना से। तो यहाँ से देखोगे कि आप यहाँ से चाइना से जो वेस्टर्न कंट्री तक गए हैं, तो इसमें इंसानों के साथ साथ जो फूड है वो भी ट्रेवल कर रहा है, और धीरे धीरे जो ये नूडल्स हैं वो वेस्टर्न कंट्री के अंदर स्पैगेटी के नाम से काफ़ी फेमस हो गए। तो इस तरीके से आपका फूड भी ट्रेवल कर रहा है। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है पास्ता, जिसको आज हम अपने एक फास्ट फूड की आइटम में हमने अपना खास प्रेफरेंस दी है। अब इसके बारे में ये बोला जाता है कि जो पास्ता है ये एक अर्बन कंट्री का फूड है, फास्ट फूड है, जो ऑलमोस्ट 15 सेंचुरी के आसपास ट्रैवल करके ये गया इटली। इटली से जैसे एक्सप्लोरर हैं जो अर्बन कंट्रीज के अंदर आए,
अरब कंट्री के अंदर हमारे पास दुबई है, यूएई है, ठीक है। तो ये कंट्रीज हैं, जो सीरिया है, तो इनसे ये फूड ट्रेवल करके गया इटली, और इटली में जाके इसी को नाम दिया गया सिसिली। अगर आप इटली का मैप कभी भी देखोगे तो आपको उस मैप के अंदर नीचे एक लास्ट में स्टेट दिखाई देगी, ये वाली स्टेट, तो इस स्टेट को हम बोलते हैं सिसिली। और इसी स्टेट के अंदर सबसे पहले जो ये पास्ता है वो ट्रेवल करके गया था, और इस स्टेट का नाम है जो वो सिसिली रखा गया। और यहाँ पर जो पास्ता, अरबियन कंट्री का पास्ता था, वो ट्रेवल करके यहाँ पहुंचा इटली, और पास्ता को ही वहां पर यूज किया गया वर्ड सिसिली। तो इस तरीके से अरब कंट्री से जो वेस्टर्न कंट्री है उसके अंदर जो पास्ता ट्रेवल करके गया, ये हमारे पास फूड ट्रेवल की सेकंड एग्जांपल है। अब उसके बाद ऑलमोस्ट हमारे पास जो 16th सेंचुरी है, 1601 से 16 जो सेंचुरी है, इस सेंचुरी से पहले तक हमें किसी को भी अमेरिका के बारे में नहीं पता था कि अमेरिका भी कोई कॉन्टिनेंट है। इस अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में सबसे पहले जो इन्वेंशन हुई है, डिस्कवरी हुई है, तो वो की है क्रिस्टोफर कोलंबस ने। इसका नाम आपने काफ़ी बार जनरल नॉलेज की बुक्स में पढ़ा होगा, क्रिस्टोफर कोलंबस। तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने सबसे पहले अमेरिका की इन्वेंशन की, डिस्कवरी की। यहाँ पर जो अमेरिका वर्ड मैं यहाँ पर यूज़ कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं यूएसए के लिए यूज़ नहीं कर रहा, तो इसके अंदर आपका नॉर्थ अमेरिका, इसके अलावा साउथ अमेरिका, और साउथ अमेरिका के अलावा आपने एक आइलैंड का नाम सुना होगा, कैरेबियन। कैरेबियन वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर आप मोस्टली सुनते हो कि कैरेबियन जो प्लेयर्स हैं वो काफ़ी फेमस हैं, कैरेबियन। तो इन सबको उस समय बोला जाता था अमेरिका। तो इसकी रिसर्च हुई क्रिस्टोफर कोलंबस ने की, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने ही यहाँ से जो अमेरिका के अंदर डिफरेंट टाइप के जो फूड प्रोड्यूस होते थे, जिनके बारे में पहले यूरोपियन कंट्रीज को नहीं पता था, तो अमेरिका से ये जो फूड आइटम्स हैं इनको यूरोप तक जो इनकी रिकॉग्नाइजेशन हुई है, तो उसके अंदर मेन मेन कौन से फूड्स हैं। देखिए, एक तो सबसे पहले यहाँ पे पोटैटो है, जिसके बारे में यूरोपियन कंट्री को पहले नहीं पता था कि जो पोटैटो है वो भी एक फूड आइटम का ही पार्ट है। ये पहले अमेरिका वाले जो एरिया है, जिस इस एरिया की बात हम कर रहे हैं, इसके अंदर ही ज़्यादा करके प्रोड्यूस होता था। पोटैटो के अलावा यहाँ पर एक वर्ड है आपके पास, मेज़, मक्की है, टमाटो है। ये जितनी भी फूड आइटम्स हैं ये सारी हमारे पास अमेरिका से यूरोप तक, फिर उसके बाद ये एशिया तक। अगर हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर यही सारी जो फूड आइटम्स हैं वो मुगल एम्पायर के टाइम में हमारे पास ट्रैवल करके आई हैं। खास करके अकबर के टाइम के अंदर जो ये सारी फूड आइटम्स हैं वो इंडियन पीपल्स को भी इसके बारे में बाद में पता लगा। इसके अलावा आपने एक वर्ड सुना होगा, स्वीट पोटैटो, जिसको हम शकरकंदी के नाम से भी जानते हैं। तो ये सारी आइटम्स हैं जो वो अमेरिका से ट्रैवल करके यूरोप तक आई हैं, और ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है इस पर्सन की इस इन्वेंशन के साथ। अदरवाइज यूरोपियन पीपल्स को इन सब चीज़ों के बारे में या इंडिया के लोगों के इस चीज़ों के बारे में पहले नहीं पता था। ये सारी फूड आइटम्स की जो एंट्री हुई है यूरोप और एशिया के अंदर वो अमेरिका से हुई है। तो ये था आपका इस चैप्टर का टॉपिक 1.2, फूड ट्रैवल, स्पेगेटी एंड पोटैटो। इसी के साथ आपको मैं एक छोटा सा टॉपिक और यहाँ पे कवर करवा देता हूँ, द ग्रेट पोटैटो फेमाइंस। और इसी को कई बार पेपर के अंदर वर्ड यूज किया जाता है, द आयरिश पोटैटो फेमाइन। ये आपको शॉर्ट नोट के अंदर एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है कि द ग्रेट पोटैटो फेमाइन क्या है, या फिर द आयरिश पोटैटो फेमाइंस क्या है। अब देखिए, ये जो फेमाइंस आया वो कैसे आया है, किस तरीके से आया, उसकी एक स्टोरी क्या है। यूरोप की जो कंट्री है, जब तक उनको पोटैटो के बारे में नहीं पता था तो वो अपनी जो डेली यूज़ वाली खाने पीने की जो फूड ग्रेन आइटम्स हैं उनका ज़्यादा यूज़ करते थे। लेकिन जैसे ही यूरोपियन लोगों को पोटैटो के बारे में पता लगा कि पोटैटो भी एक फूड आइटम है जो कि अमेरिका से ट्रैवल करके यूरोप में आई है,
तो उस समय उन्होंने ये देखा कि पोटैटो के अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है, जैसे आपको साइंस के अंदर आपने पढ़ा होगा, कार्बोहाइड्रेट होता है, इसके अंदर फैट होती है, प्रोटीन वगैरह होता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से उन्होंने धीरे धीरे इसको अपना डेली खाने पीने की आइटम के अंदर यूज़ करना स्टार्ट कर दिया। और इन्होंने जो अपनी ट्रेडिशनल फूड आइटम्स थी, ट्रेडिशनल फूड आइटम्स को यूज़ करना बंद कर दिया, और ये टोटली अब इन्होंने अपना जो डेली खाने पीने का सामान है उसको रिप्लेस करके अब ये टोटली शिफ्ट हो गए पोटैटो पर। तो ज़्यादा करके इन लोगों ने बाकी जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स की जो एग्रीकल्चर सेक्टर था, खेती थी, उसको करना बंद कर दिया, और इन्होंने ज़्यादातर अब पोटैटो के ऊपर ही टोटली डिपेंडेंट हो गए। तो लगभग 50-60 साल 70 साल तक ये लोग लगातार पोटैटो की जो फार्मिंग है वो हाई लेवल पे करने लग गए, बहुत सारे एरिया में करने लग गए। तो धीरे धीरे जो बाकी जो ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी वो यहाँ से डिसअपियर होगी, और वहाँ पर ज़्यादा करके पोटैटो ही दिख रहा था। लेकिन हुआ क्या कि 1845 के अंदर 1849 तक बहुत बड़े लेवल पर यहाँ पर फेमाइन्स आए, बीमारी आई, तो जिसकी वजह से जितनी भी ये पोटैटो की क्रॉप थी ये सारी फेलियर होगी, और लगभग 3-4 साल लगातार वहाँ पर पोटैटो फेलियर होने लग गया। और उनके पास खाने पीने के लिए जो अदर ट्रेडिशनल क्रॉप्स थी वो उनके पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं थी। अब इनका टोटली जो डिपेंडेंस थी वो पोटैटो के ऊपर ही थी। अब पोटैटो के अंदर लगातार 4 साल क्रॉप फेलियर होता रहा, तो जिसकी वजह से यहाँ पर लोगों को प्रॉब्लम आई कि अब उनके पास खाने के लिए पोटैटो अवेलेबल नहीं है। तो जिसकी वजह से ये बताया जाता है कि इन 4 साल के अंदर लगभग हंगरनेस की वजह से 10 लाख जो लोग हैं इनकी यहाँ पर मौत होगी, क्योंकि ये टोटली पोटैटो के ऊपर डिपेंड थे, और कोई उनके पास क्रॉप्स है नहीं थी। तो इसकी वजह से हंगरनेस आया, फूड शॉर्टेज हुई, और लगभग 10 लाख लोग हैं जो वो इस 4 साल के अंदर इस फेमाइंस की वजह से, क्रॉप फेलियर की वजह से यहाँ पर मारे गए। और इस टॉपिक को हम बोलते हैं दी ग्रेट पोटैटो फेमाइंस। ये आयरिश कंट्री के अंदर आया है, ये आपको याद रखना है। तो ये था आपका टॉपिक 1.2। अब चलते हैं हम इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक की तरफ, क्योंकि हमारे सिलेबस में सिर्फ 1.3 तक ही है। इसके बाद हमारे चैप्टर जो आगे पार्ट है वो सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब यहाँ से हम समझेंगे लास्ट टॉपिक, कंक्वेस्ट, डिसीज एंड ट्रेड। अब जैसे जैसे ट्रेड डेवलप हो रहा था, सिल्क रूट की वजह से कह लिए, या अमेरिका की खोज होने के साथ, डिस्कवरी होने के साथ, यूरोप है जो वो अमेरिका से भी कनेक्ट हो गया, एशिया से भी कनेक्ट हो गया। तो इस कनेक्टिविटी के चक्कर में ट्रेड लगातार बढ़ता गया। लेकिन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, यूरोपियन कंट्री का टारगेट ये था कि हम दुनिया का जितना भी ट्रेड है उसके ऊपर अपना एक मोनोपोली राइट क्रिएट करें, कि हमारा ट्रेड के ऊपर कंप्लीटली कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि दूसरी तरफ जो अमेरिका है, अमेरिका लगातार ट्रेड में आगे चल रहा था, क्योंकि अमेरिका के अंदर बेसिकली ज़्यादा करके वहाँ पर प्रीशियस जो मेटल्स हैं वो काफ़ी अमाउंट में थी, और प्रीशियस मेटल, इसके अलावा उनके पास माइंस बहुत ज़्यादा थी। आज भी अगर आप देखोगे तो जो पेरू वाला और या मैक्सिको वाला एरिया है, इनमें काफ़ी ज़्यादा प्रीशियस मेटल्स और माइंस पाई जाती हैं। तो अमेरिका के पास रिसोर्स ज़्यादा होने की वजह से ये ट्रेड में काफ़ी आगे निकलता जा रहा था, और ब्रिटिश लोगों की सोच ये थी कि हम किसी तरीके से अमेरिका के ऊपर अपना ट्रेड कंट्रोल बनाएं। तो ये डायरेक्टली फाइट नहीं कर सकते थे, तो इसकी वजह से इन्होंने एक फैसला किया कि हम अमेरिका के ट्रेड के ऊपर डोमिनेट करने के लिए हम कुछ जर्म्स या डिसीजेस को वहाँ पर स्प्रेड करेंगे, क्योंकि उनको पता था कि अमेरिका के जो लोग हैं इनका इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक है। अभी जैसे आपने कोविड के अंदर देखा कि जिन लोगों का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक था उनकी डेथ काफ़ी ज़्यादा हुई है। तो इसी तरीके से अमेरिका के लोगों की जो मेन प्रॉब्लम थी कि उनका जो इम्यूनिटी सिस्टम था वो वीक था। तो यहाँ पर यूरोपियन कंट्री के अंदर खास करके एक तो पुर्तगाल और जो एक स्पेनिश है, इन्होंने अलग अलग बायोलॉजिकल वेपन्स का यूज़ किया। और बायोलॉजिकल वेपन्स जैसे कि अभी कोविड-19 था, या उससे पहले हमारे पास
स्मॉल पॉक्स जैसी जो बीमारियां हैं, किसी ना किसी पर्सन को इन्फेक्टेड कर देना, और इन्फेक्टेड करने के बाद उनको दूसरे देशों में पुर्तगाल और स्पेन से अमेरिका लेके जाना, और वहाँ पर उस पर्सन के, इन्फेक्टेड पर्सन के साथ ये स्मॉल पॉक्स की जो बीमारी है वो अमेरिका तक फैलाई, और अमेरिका के लोग धीरे धीरे इस बीमारी के अंदर आते गए और बहुत सारे लोगों को स्मॉल पॉक्स होना शुरू हो गया। तो इनका इम्यूनिटी सिस्टम वीक होने की वजह से यहाँ पर बहुत सारी डेथ होनी शुरू होगी। तो इस तरीके से यूरोपियन कंट्री ने डिसीजेस का सहारा लेकर, उसको एक वेपन बनाकर अमेरिका के लोगों को यहाँ पर वीक साबित किया, और वहाँ पर इन डिसीजेस की हेल्प के साथ धीरे धीरे पुर्तगाल, स्पेन और उसके बाद डेनमार्क और इंग्लैंड जैसे देशों ने, आयरलैंड जैसे देशों ने वहाँ पर अपना ट्रेड है जो वो डेवलप किया। तो ये डायरेक्टली बिना फाइट से, बिना ब्लडलेस रेवोल्यूशन से, इन्होंने डायरेक्टली जर्म्स का और डिसीज का सहारा लेकर अपना जो ट्रेड है उसको वहां पर डेवलप किया। अभी आपको एक एग्जांपल और देता हूँ, ये बुक में नहीं है, इससे बाहर में एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। एक एग्जांपल हमारे पास फिर यूरोप की है, और यूरोप ये चाहता था कि वो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, खास करके नॉर्थ अफ्रीका जो कॉन्टिनेंट है उसके अंदर अपना ट्रेड है किसी तरीके से डेवलप करे। अब नॉर्थ अफ्रीका के जो जितने भी वहां पर देश हैं प्रेजेंट टाइम में या उस टाइम में जितने भी देश हैं, तो वो मोस्टली अपनी जो अर्निंग है या इनकम है उसके लिए ऑलमोस्ट डिपेंड करते थे अपने कैटल्स के ऊपर। उनके पास जैसे शिप्स हैं, बफलोज हैं, काउज हैं, तो वो उन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करते थे, अपना मिल्क सेल करते थे। वो जैसे कोई शिप है तो उसके हेयर कटिंग करके उसको मार्केट के अंदर सेल करना, वुलन बनती है उनसे। तो इन सब चीज़ों से वो अपनी फैमिली की जो इनकम है उसको जनरेट कर रहे थे। लेकिन यूरोपियन कंट्री की प्रॉब्लम वहाँ पर क्या थी कि उन्होंने वहाँ पर इंडस्ट्री लगा रखी थी। अब इंडस्ट्री में वर्क करने के लिए उनको चाहिए थी लेबर। अब लेबर कहाँ से आएगी? लेबर आएगी हाउस होल्ड से। लेकिन जो हाउस होल्ड वाले पर्सन है वो अपनी अर्निंग के लिए टोटली कैटल्स के ऊपर डिपेंड है। अब मेरे पास सपोज करो कि मेरी इनकम का सोर्स मेरे पास कैटल्स हैं, तो मेरी कैटल से फैमिली की अच्छी इनकम हो रही है, तो मैं एज ए फैक्ट्री में लेबर का काम क्यों करूँगा? तो जिसकी वजह से यूरोपियन कंट्रीज़ को लेबर की बहुत बड़े लेवल पर शॉर्टेज होनी स्टार्ट होगी। लेकिन लेबर जो वो काम करने के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि लेबर के बाद खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। तो इस लेबर को यहाँ तक लेके आना है, कैटल से शिफ्ट करके वो लाना चाहते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ताकि लेबर काम करे इंडस्ट्रियल सेक्टर में। लेकिन लेबर आना नहीं चाहती क्योंकि उसके पास खुद अपनी इनकम का एक बहुत अच्छा सोर्स है। तो इन्होंने क्या किया, इसके लिए यूरोपियन कंट्रीज ने एक वायरस तैयार किया, और उस वायरस से एक जो काऊ थी उसको पहले यहाँ से इन्फेक्टेड किया, उसके अंदर वो वायरस किसी इंजेक्शन के जरिए ड्रॉप किया। अब इस इन्फेक्टेड काऊ को वो ट्रेवल करके लेके गए नॉर्थ अफ्रीका, और जाके इस काऊ को उनके कैटल्स के अंदर ही मिक्स कर दिया, और इस इन्फेक्टेड काऊ से जो वो डिसीज थी वो अदर कैटल्स के अंदर बहुत तेजी से स्प्रेड होगी। तो ये बताया जाता है कि 2-3 साल के अंदर ही लगभग जो नॉर्थ अफ्रीका के 90% जो कैटल्स थे उनकी डेथ होगी। अब जब नॉर्थ अफ्रीका के लोगों के पास कैटल्स ही नहीं होंगे तो अब वो पैसा कहाँ से आएगा, अर्निंग कहाँ से आएगी? तो जब ये कैटल्स इनके मर गए तो इसलिए इन लोगों को मजबूरी में अपना कैटल्स छोड़कर अब काम कहाँ करना पड़ेगा? इंडस्ट्री में। तो देखिए ये ब्रिटिश की कैसी पॉलिसी है। अब उन लोगों को कैटल से मूव करने के लिए, इंडस्ट्री तक लाने के लिए उन्होंने उनके पशु ही मार दिए, सारे कैटल्स ही मार दिए। और इस बीमारी का नाम है रिंडरपेस्ट। ये बीमारी इन्होंने यहाँ पर स्प्रेड की। तो ये देखिए कि ट्रेड करने के लिए कैसे डिसीज का सहारा लिया जा रहा है, और उसकी हेल्प के साथ कैसे जो ब्रिटिश लोग हैं वो अपने ट्रेड को अमेरिका तक स्प्रेड किया, कैसे उन्होंने नॉर्थ अफ्रीका तक स्प्रेड किया। तो ये डिसीज के साथ ही सब कुछ पॉसिबल हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्लोबलाइजेशन सिर्फ पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं है, इसके अंदर डिप्लोमेटिक तरीके से डिसीजेस के जरिए अपने अपने ट्रेड को डेवलप किया गया था। तो ये था आपका चैप्टर 3, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल
वर्ड। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, और इसके बाद जल्दी ही हम एक नेक्स्ट जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे, द प्रिंट कल्चर, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है। तो जल्दी ही हम यूट्यूब के ऊपर मिलते हैं।